मैं सबा हूँ और ये मेरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत के रंगीन ख्वाबों से शुरू हुई लेकिन धोखे की सियाह चादर में लिपट कर रह गई। हमारा घर लाहौर के अनारकली के करीब एक तंगिल्ली में है, जहाँ पुराने ज़माने की खुशबू अब भी हवा में घुलती है। ये वो जगह है जहाँ ख़ानदानी रिश्तों की गर्मी और रवायात की जंजीरें एक साथ सांस लेती हैं। हमारे घर में अम्मी, अबू, मैं और मेरी दो छोटी बहनें ऐमन और रमशा रहते हैं। ऐमन तो जैसे चांद का टुकड़ा है, इसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता है और उसकी बातों में एक अजीब सी कशिश है जो हर एक को अपना दीवाना बना लेती है। रमशा उसके बरफ्स है, खामोश गहरी सोचों में डूबी, लेकिन इसकी आंखों में एक ऐसी कहानी छपी है जो वो कभी जुबान पर नहीं लाती। हम तीनों बहनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि कोई इसे तोड़ सकता, ये मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। अम्मी हमेशा कहती थीं, सबा तुम बड़ी हो, खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। शायद इसीलिए जब मेरी मंगनी की बात आई तो मैंने कभी ना नहीं कही। मेरा मंगेतर ज़ैन था, मेरा कजिन, हमारे खानदान का फख्र। ज़ैन वसीम था, लंबा कद, गंदुमी रंग और वो मुस्कुराहट जो दिल को एक लम्हे में पिघला दे। वो यूनिवर्सिटी का टॉपर था, हर दिल अजीज, और उसकी बातों में एक ऐसी सहर अंगेजी थी जो हर लड़की को अपनी तरफ खींच लेती। जब अम्मी ने मुझसे पूछा कि ज़ैन के रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है तो मैंने शर्माते हुए सर झुका लिया। खानदानी रिश्तों की बात थी और ज़ैन वाकई एक अच्छा लड़का लगता था। मंगनी की तकरीब हमारे घर के ला में हुई। पूरा खानदान जमा था। चाचा, चची, ताया, फूफो सब ने हंसी खुशी शिरकत की। ऐमन इस दिन सुर्ख लहंगे में ऐसी लग रही थी जैसे कोई शहजादी। इसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी और वो हर एक के साथ घुल मिल कर बात कर रही थी। ज़ैन ने इससे कुछ कहा और वो जोर से हंस पड़ी। मैंने इसे देखा और सोचा कि शायद ये बहन भाई की हल्की फुल्की हंसी मजाक है। रमशा, जो हमेशा खामोश रहती, इस दिन भी बस एक कोने में बैठी सबको देखती रही। जब ज़ैन ने मुझे अंगूठी पहनाई तो सब ने तालियां बजाईं। इसकी नज़रें जब मेरी नज़रों से मिले तो मुझे लगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। इसकी मुस्कुराहट में एक वादी था, एक नई जिंदगी का वादी। अम्मी ने मुझे गिले लगाया और कहा, सबा अब तुम्हारी जिंदगी सांवर जाएगी। ज़ैन तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैंने मुस्करा कर सर हिलाया, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद ये नई जिंदगी की शुरुआत की घबराहट थी, या शायद कुछ और। अगले चंद हफ्ते ख्वाबों जैसे गुजरे। ज़ैन मुझे फ़ोन करता, हम घंटों बातें करते। वो मुझे यूनिवर्सिटी से पिक करने आता और हम लाहौर की सड़कों पर घूमते। एक शाम हम वाहगा बॉर्डर गए। सूरज गुरूब हो रहा था और हवा में खुनकी थी। ज़ैन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सबा मैं तुमसे वादी करता हूँ, हमारी जिंदगी हर लम्हा ऐसी ही खूबसूरत होगी। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, या कम अज़ कम मुझे यही लगा। हमने वो शाम हंसते खेलते गुजारी और मैंने सोचा कि शायद ये मोहब्बत है। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। ज़ैन हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी से मुझे पिक करने आता, लेकिन इसकी नज़रें अब कभी कभार बेटिक। वो ऐमन के साथ ज्यादा हंसी मजाक करने लगा था। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया। ऐमन मेरी बहन थी और ज़ैन का इससे हंसी मजाक करना फितरी था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। मैं अपनी क्लास से जल्दी निकल आई। ज़ैन को मेरी क्लास के बाहर ना देखकर मैंने सोचा कि शायद वो लेट हो गया। मैंने इसे फ़ोन किया लेकिन इसने नहीं उठाया। फिर मैंने इसे यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में देखा। वो ऐमन की क्लास के बाहर खड़ा था, इसका इंतज़ार कर रहा था। ऐमन हंसते हुए बाहर निकली और ज़ैन ने इससे कुछ कहा जिस पर वो जोर से हंस पड़ी। दोनों एक साथ गाड़ी की तरफ बढ़े और ज़ैन ने ऐमन का बैग पकड़ लिया जैसे वो इसका ख्याल रख रहा हो। मेरा दिल धक से रह गया। ये क्या था? क्या ज़ैन वाकई ऐमन का इंतज़ार कर रहा था, या ये महज एक इत्तेफाक था? मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। अगले चंद दिनों में मैंने ज़ैन के रवैये पर नज़र रखी। वो अब भी मुझसे मिलता, लेकिन इसकी बातें अब पहले जैसी न थीं। इसकी नज़रें कभी कभार ऐमन की तरफ जातीं और वो इससे ऐसी बातें करता जो मुझे अजीब लगती। एक शाम जब हम सब घर पर बैठे थे, ज़ैन ने ऐमन से कहा, तुम्हारी हंसी तो बस सबको दीवाना बना देती है। ऐमन ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन मैंने ज़ैन की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। रमशा ने एक दिन मुझसे कहा, ज़ैन भाई ऐमन के साथ ज्यादा वक्त क्यों गुजारते हैं? रमशा की बात ने मेरे दिल में छुपा शक और बढ़ा दिया। मैंने इसे गिले लगाया और कहा, रमशा ये बस तुम्हारा वाहिमा है, लेकिन मैं जानती थी कि ये वाहिमा नहीं था।
एक दिन मैं अपनी दोस्त सारा के साथ माल रोड पर थी। हम एक रेस्टोरेंट में बैठी थीं जब मैंने जैन को देखा। वो ऐमन के साथ था। दोनों एक कोने की टेबल पर बैठे हंस रहे थे। जैन का हाथ ऐमन के कंधे पर था और वो इससे ऐसी नज़रों से बात कर रहा था जो इसने कभी मेरे लिए इस्तेमाल नहीं की। मेरी सांस रुकने लगी। सारा ने मेरा हाथ दबाया और कहा, सबा संभाल खुद को। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और घर पहुंचकर अम्मी से बात की। अम्मी, जैन और ऐमन। मैंने उन्हें देखा, मेरी आवाज़ लरज़ रही थी। अम्मी ने मेरी बात सुनी लेकिन उनका जवाब वही था जो मैंने सोचा था। सबा, ये सब तुम्हारा वाहम है। जैन अच्छा लड़का है और ऐमन तेरी बहन है। बस कभी कभार हंसी मजाक हो जाता है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार ना था। इस रात जब सब सो गए मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही। जैन की वो मुस्कुराहट जो कभी मेरी थी अब ऐमन के लिए थी। क्या ये मोहब्बत थी अधूक? क्या खानदानी रिश्तों की इज्जत इस दर्द से बढ़कर थी? मैंने अपने दिल से पूछा लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी। और फिर इस रात मैंने एक फैसला किया। मैं जैन से बात करूंगी, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था इसका सामना कैसे करूंगी? ये सवाल मेरे दिल में एक तूफान बनकर उठ रहा था। जैन की वो मुस्कुराहट जो कभी मेरी रातों को जगमगाती थी अब मेरे दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी। इस शाम के बाद जब मैंने जैन और ऐमन को माल रोड के रेस्टोरेंट में देखा मेरी दुनिया बदल गई थी। मैं सबा जो हमेशा अपने खानदान की इज्जत और रिश्तों की हुर्मत को सबसे मुकद्दम रखती थी अब खुद को एक ऐसी कश्मकश में फंसी हुई पाती थी जहां हर तरफ शक की छांव थी। क्या ये सब मेरा वाहिमा था? वाकई जैन की नज़रें अब ऐमन की तरफ मुड़ गई थीं। अम्मी के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। सबा, ये सब तुम्हारा वाहम है। जैन अच्छा लड़का है, लेकिन दिल वो सच जानता था जो आंखों ने देखा था। जैन का हाथ ऐमन के कंधे पर, उसकी नज़रें जो उसकी हर बात पर झक जाती थीं, और वो हंसी जो कभी मेरी थी अब ऐमन के नाम थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की लेकिन शक एक जहर की तरह मेरे दिल में फैलता जा रहा था। अगले चंद दिन अजीब से गुजरे। जैन हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी से मुझे पक करने आता लेकिन इसकी बातें अब पहले जैसी न थीं। वो मुस्कुराता लेकिन इसकी मुस्कुराहट में वो गर्मी न थी जो कभी मुझे अपना सा लगती थी। हम लाहौर की सड़कों पर घूमते, कभी फूड स्ट्रीट पर जाते, कभी शालीमार बाग की खुनकी में सांस लेते, लेकिन हर बार उसकी नज़रें कभी न कभी ऐमन की तरफ भटक जाती। ऐमन मेरी बहन जो हमेशा हर महफिल की जान होती थी अब जैन की तवज्जो का मरकज़ बुनती जा रही थी। एक शाम जब हम घर पर बैठे थे जैन आया। वो अम्मी से मिलने के बहाने हमारे घर अक्सर आता था लेकिन इस दिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वो ऐमन से हंसी मजाक कर रहा था और उसकी बातें ऐसी थीं जो मुझे अजीब लगती। ऐमन, तुम तो बस हर बात को हंसी में बदल देती हो, जैन ने कहा और ऐमन ने अपनी मखसूस हंसी से कमरा भर दिया। मैंने देखा कि जैन की नज़रें उसके चेहरे पर ठहर गईं। मेरा दिल एक बार फिर धक से रह गया। रमशा जो हमेशा खामोश रहती इस दिन मेरे पास आई। वो मेरी छोटी बहन थी लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उसकी उम्र से बड़ी थी। क्या आपने देखा कि जैन भाई ऐमन के साथ कितना हंसते हैं? इसकी आवाज़ में तशवीश थी। मैंने इसे गिले लगाया और कहा, रमशा ये बस हंसी मजाक है, कुछ नहीं। लेकिन मेरी आवाज़ में वो यकीन न था जो रमशा को मुतमईन कर सकता। हकीकत ये थी कि मैं खुद मुतमईन न थी। अगले दिन मैंने जैन से बात करने का फैसला किया। हम यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठे थे। मैंने इससे पूछा, जैन तुम ऐमन के साथ इतना वक्त क्यों गुजारते हो? मेरी आवाज़ में एक हल्की सी लर्जिश थी लेकिन मैंने खुद को संभाला। जैन ने हंसते हुए बात टाल दी। सबा, तुम भी क्या सोचती हो? ऐमन तुम्हारी बहन है। मैं बस इसे अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन इसकी आंखों में वो सच्चाई ना थी जो मुझे चाहिए थी। इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम फिक्र ना करो सबा, तुम मेरी मंगेतर हो और मेरी दुनिया तुमसे शुरू होती है। इसकी बातों ने मेरे दिल को एक लम्हे के लिए सुकून दिया लेकिन वो सुकून ज्यादा देर ना रहा। इसी शाम जब मैं अपनी क्लास से बाहर निकली तो जैन मेरी क्लास के बाहर ना था। मैंने इसे फ़ोन किया लेकिन इसने नहीं उठाया। फिर मैंने इसे यूनिवर्सिटी के ग्राउंड के करीब देखा। वो ऐमन के साथ था। दोनों एक बेंच पर बैठे हंस रहे थे। ऐमन का दोपट्टा उसके कंधों से सरक गया था और जैन ने हंसते हुए इसे दुरुस्त किया। ये मंजर मेरे दिल पर छुरी की तरह लगा। मैंने खुद को रोका और वापस घर चली गई।
घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में बंद हो गई। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरा दर्द देखे। रमशा मेरे कमरे में आई और खामोशी से मेरे पास बैठ गई। आप रो रही हैं? इसकी आवाज़ नरम थी। मैंने इससे झूठ ना बोला। रमशा, मैं नहीं जानती क्या करूं। जैन, वो बदल गया है। रमशा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आप अम्मी से बात करें। मैंने अम्मी से बात की। अम्मी, जैन और ऐमन, मैंने उन्हें एक साथ देखा। वो एक दूसरे के साथ बहुत करीब हैं। मेरी आवाज़ लरज रही थी। अम्मी ने मेरी बात सुनी, लेकिन उनका जवाब वही था जो मैं डर रही थी। सबा, खानदान की इज्जत का सवाल है। जैन अच्छा लड़का है और ऐमन तेरी बहन है। ये सब बस हंसी मजाक है। तुम मंगनी तोड़ने की बात भी ना सोचो। रिश्तेदार क्या कहेंगे? अबू ने भी यही कहा। बेटा, ये तुम्हारा वाहिमा है। जैन तुमसे मोहब्बत करता है। बस कभी कभार बहन भाई में हंसी मजाक हो जाता है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार ना था। इस रात जब सब सो गए, मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही। जैन की वो मुस्कुराहट जो कभी मेरी थी, अब ऐमन के लिए थी। क्या ये मोहब्बत थी अधूक? क्या खानदानी रिश्तों की इज्जत इस दर्द से बढ़कर थी? अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं खुद हकीकत जानूंगी। मैंने जैन को फ़ोन किया और कहा कि मैं इससे मिलना चाहती हूँ। वो हंसते हुए बोला, सबा, तुम तो बस फिक्र ही करती रहती हो। चलो शाम को मिलते हैं। शाम को हम फूड स्ट्रीट पर मिले। जैन हमेशा की तरह दिलकश लग रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ छुपा हुआ था। हमने खाना खाया, लेकिन मेरी नज़रें उसके चेहरे पर थीं। फिर अचानक इसका फ़ोन बजा। इसने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ ऐमन, मैं फूड स्ट्रीट पर हूँ। तुम कहाँ हो? मेरा दिल एक बार फिर धक से रह गया। ऐमन? वो ऐमन से क्यों बात कर रहा था? मैंने इससे पूछा। जैन, ऐमन का फ़ोन क्यों आया? जैन ने हंसते हुए कहा, अरे बस यूं ही। वो कह रही थी कि वो भी फूड स्ट्रीट पर है, और फिर चंद मिनट बाद ऐमन वहां आ गई। वो हंसते हुए हमारी टेबल पर आई और जैन के पास बैठ गई। जैन भाई, अब तो बस यहाँ ही रहते हैं, इसने हंसते हुए कहा। जैन ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में वही चमक थी जो मैंने इस दिन माल रोड पर देखी थी। मेरी सांस रुकने लगी। क्या ये सब इत्तेफाक था, कोई गहरी साजिश? क्या जैन वाकई ऐमन के साथ? मैंने खुद को संभाला और उठकर चली गई। जैन ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुकी। घर पहुंचकर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सोचा, क्या मैं अपनी बहन से अपनी मोहब्बत छीन लूंगी? क्या मैं खानदान की इज्जत के लिए खामोश रहूंगी? लेकिन इस रात एक और सदमा मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं अपने फ़ोन पर जैन के मैसेजेस चेक कर रही थी, तो मुझे एक नामालूम नंबर से एक मैसेज मौसूल हुआ। सबा, जैन तुम्हारा नहीं ऐमन का है। हकीकत को कबूल कर लो। ये मैसेज किसने भेजा था? क्या ये कोई मजाक था, कोई ऐसी हकीकत जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी? नामालूम नंबर से आया वो मैसेज मेरे दिल में आग लगा गया था। सबा, जैन तुम्हारा नहीं ऐमन का है। हकीकत को कबूल कर लो। ये अल्फाज मेरे ज़हन में गूंज रहे थे, जैसे कोई जहर मेरी रगों में दौड़ रहा हो। मैं सबा, जो हमेशा अपने खानदान की इज्जत और रिश्तों की हुर्मत को सबसे मुकद्दम रखती थी, अब एक ऐसी जंग में फंस गई थी जहां मेरी बहन और मेरा मंगेतर दोनों ही मेरे मुकाबिल खड़े थे। क्या ये वाकई हकीकत थी, या कोई मुझे तोड़ने की साजिश कर रहा था? इस रात में अपने कमरे में बैठी इस मैसेज को बार बार पढ़ती रही। कौन था ये? क्या ये रमशा थी जो मेरा दर्द देखकर मुझे खबरदार करना चाहती थी? कोई और जो हमारे खानदान के राजों से वाकिफ था? मैंने फ़ोन बंद किया और अपने आप से पूछा कि अब क्या करूं? जैन से बात करूं या ऐमन से? लेकिन अगर ये सब सच था, तो क्या मैं अपनी बहन से अपनी मोहब्बत छीन लूंगी? खानदान की इज्जत के लिए खामोश रहूंगी? अगले दिन मैंने जैन से मिलने का फैसला किया। हम यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठे। मैंने इससे सीधा सवाल किया, जैन, ये बताओ कि तुम ऐमन के साथ इतना वक्त क्यों गुजारते हो? मेरी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी, जो शायद मेरी अपनी कमज़ोरी को छुपाने की कोशिश थी। जैन ने मेरी तरफ देखा। इसकी मुस्कुराहट अब भी वही थी, लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ था। सबा, तुम फिर वही बात कर रही हो। ऐमन तुम्हारी बहन है। मैं इससे बस हंसी मजाक करता हूँ। तुम क्यों हर बात को दिल पर ले लेती हो? इसकी बातों में सच्चाई की कमी थी।
मैंने इसकी आंखों में झांकने की कोशिश की लेकिन वो मेरी नजरों से बचता रहा। जैन, अगर तुम मुझसे सच छुपा रहे हो तो ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी आवाज लरज रही थी लेकिन मैंने खुद को संभाला। जैन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सबा, तुम मेरी मंगेतर हो। तुम पर मेरा यकीन है। बस ये वामात छोड़ दो। और लेकिन इसकी बातों ने मुझे सुकून देने के बजाय और बेचैन कर दिया। इस रात जब मैं घर पहुंची तो रमशा मेरे कमरे में आई। इसकी आंखों में एक अजीब सी तशवीश थी। आप ठीक हैं? इसने पूछा। मैंने इसे गिले लगाया और कहा, रमशा, मैं नहीं जानती क्या करूं। जैन और एमन, वो दोनों। मेरी आवाज भर आई। रमशा ने खामोशी से मेरी बात सुनी। फिर इसने कहा, आपको अम्मी से बात करनी चाहिए। ये सब गलत है। मैंने अम्मी से बात करने का फैसला किया। रात के खाने के बाद जब सब अपने कमरों में चले गए मैं अम्मी के पास गई। अम्मी, मैं जैन से मंगी तोड़ना चाहती हूँ। मेरी आवाज में एक अजीब सा अज़्म था। अम्मी ने हैरत से मेरी तरफ देखा। सबा, ये क्या बातें कर रही हो? जैन अच्छा लड़का है। तुमने इसे और एमन को एक साथ देखा तो क्या हुआ? वो तेरी बहन है। ये सब बस हंसी मजाक है। अम्मी, ये हंसी मजाक नहीं है। मेरी आवाज बुलंद हो गई। मैंने उन्हें देखा। जैन की नजरें, इसका रवैया, वो एमन के साथ वैसा नहीं जो एक भाई होना चाहिए। अबू ने कमरे में दाखिल होते हुए मेरी बात सुनी। सबा, ये क्या बकवास है? खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम मंगी तोड़कर रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कटवाओगी? अम्मी ने अबू की हिमायत की। सबा बेटा, रिश्तेदार क्या कहेंगे? जैन हमारे खानदान का लड़का है। ये सब तुम्हारा वाहमा है। मैं खामोश हो गई। मेरा दिल चीख रहा था लेकिन मेरी आवाज बंध गई थी। क्या खानदान की इज्जत वाकई मेरे दर्द से बढ़कर थी? अगले चंद दिनों में जैन और एमन की कुर्बत और बढ़ती गई। मैंने उन्हें कई बार एक साथ देखा। वो चोरी छुपे मिलते, कभी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, कभी शहर के किसी रेस्टोरेंट में। हर बार मेरा दिल एक नई चोट खाता। लेकिन सबसे बड़ा सदमा इस दिन आया जब खानदान के बड़ों ने एक अचानक फैसला किया। एक शाम जब हम सब घर पर बैठे थे, चाचा और चची हमारे घर आए। उन्होंने अम्मी और अबू से बंद कमरे में बात की। जब वो बाहर आए तो अम्मी ने मुझे बुलाया। सबा, हमने फैसला किया है कि जैन की मंगी एमन से कर दी जाए। मेरी सांस रुकने लगी। अम्मी, ये क्या कह रही है? मेरी मंगी। मेरी आवाज भर आई। अबू ने कहा, सबा, ये खानदान के लिए बेहतर है। जैन और एमन एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम नहीं चाहते कि खानदान में कोई तनाज़ो हो। मैंने एमन की तरफ देखा जो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। इसकी आंखों में शर्मिंदगी थी लेकिन इसने कुछ न कहा। जैन ने मेरी तरफ देखा लेकिन इसकी नजरों में ना तो पछतावा था ना कोई अफसोस। मेरी मंगी तोड़ दी गई। जैन और एमन की मंगी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में खुशी का माहौल था लेकिन मेरा दिल एक तारीक कुनवे में डूबता जा रहा था। एमन ने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की लेकिन मैंने इससे मुंह मोड़ लिया। वो मेरी बहन थी लेकिन इसने मेरी मोहब्बत छीन ली थी। शादी का दिन आया। पूरा खानदान जमा था। एमन दुल्हन बनी, सुर्ख जूड़े में चांद सी लग रही थी। जैन दूल्हा बना और उसकी मुस्कुराहट हर एक को अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन मेरी आंखों में बस आंसू थे। रमशा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब मजबूत रहो। लेकिन मजबूत रहना आसान न था। शादी की रसूमात के दौरान मैं खुद को संभालती रही। लेकिन जब सुहाग रात का वक्त आया तो मेरे अंदर का गुस्सा और दर्द अब काबू से बाहर हो गया। मैं एमन के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। जैन और एमन अंदर थे, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। दोनों मुझे देख कर सकते में आ गए। एमन ने कहा, सबा, तुम यहाँ? मेरी आवाज़ लरज रही थी लेकिन मैंने खुद को रोक। तुम दोनों ने जो किया इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। मेरी नज़रें जैन पर जिमी थीं। जैन, तुमने मेरी मोहब्बत को खिलौना समझा। और एमन, तुमने अपनी बहन को धोखा दिया। जैन ने कुछ कहना चाहा लेकिन मैंने इसे रोक दिया। बस अब कोई बहाना नहीं। मैंने एमन की तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई लेकिन ये जीत तुम्हारे लिए लानत बनेगी। मैं वहां से चली गई लेकिन मेरा दिल बदले की आग में जल रहा था। इस रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी मेरा फोन एक बार फिर बजा। वही नामालूम नंबर था।
मैसेज खोला तो लिखा था, सबा बदला लेने से पहले सोच लो। कुछ राज तुम्हारी सोच से भी गहरे हैं। जैन और एमन की शादी के बाद घर में एक अजीब सा सुकूत छा गया था। बाहर से देखने वालों के लिए सब कुछ ठीक था, हंसी खुशी की शादी, खानदान की इज्जत बहाल और एक नया रिश्ता जो खानदानी रवायात की मजबूती का सबूत था। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। सुहाग रात के इस लम्हे ने, जब मैंने जैन और एमन के सामने अपने दिल की आग भड़काई थी, मुझे एक अजीब सी ताकत दी थी। मैं सबा, जो हमेशा खामोशी से दर्द सहती रही, अब खामोश रहने को तैयार न थी। लेकिन इस नामालूम मैसेज ने, सबा बदला लेने से पहले सोच लो। कुछ राज तुम्हारी सोच से भी गहरे हैं, मेरे ज़हन ने एक नया खौफ जगा दिया था। कौन था ये शख्स, और वो कौन से राज थे जो अभी तक मेरे सामने नहीं आए थे? शादी के बाद के दिनों में घर में हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। एमन और जैन अब हमारे पड़ोस में रहते थे, चाचा के घर में, जो हमारे घर से चंद गलियों के फासले पर था। एमन हर चंद दिन बाद हमारे घर आती, लेकिन इसकी आंखों में वो चमक न थी जो पहले हुआ करती थी। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं इससे फासला रखती। वो मेरी बहन थी, लेकिन इसने मेरी मोहब्बत छीन ली थी। रमशा, जो हमेशा मेरी खामोश साथी रही, अब भी मेरे पास बैठती और खामोशी से मेरा हाथ थाम लेती। अब ठीक हो ना, वो पूछती और मैं बस सर हिला देती। लेकिन सच ये था कि मैं ठीक ना थी। एक दिन जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी, जैन अचानक मेरे सामने आया। वो अपनी गाड़ी में था और उसने मुझे रोक। सबा, 1 मिनट रुको, बात करनी है। इसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वो मुस्कुराहट न थी जो कभी मेरी दुनिया रोशन करती थी। क्या बात है जैन? मैंने सर्द लहजे में पूछा। वो गाड़ी से निकला और मेरे करीब आया। सबा, मुझे तुमसे मुआफी मांगनी है। जो कुछ हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने इसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। जैन, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम अब एमन के हो। लेकिन जैन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सबा, तुम नहीं समझ रही। एमन वो वाहिमा था। मैंने गलती की। तुम ही वो हो जो मेरे दिल के करीब थी। इसकी बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। क्या ये सच था? ये बस एक और धोखा था? मैंने इसका हाथ झटक दिया। जैन, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब ये बातें बंद करो। और लेकिन जैन ने इसरार किया। सबा, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं एमन से खुश नहीं हूं। वो नहीं जो मैंने सोचा था। इसकी आवाज में एक दर्द था, लेकिन मेरा दिल अब भी इस पर यकीन करने को तैयार ना था। मैंने इसे छोड़कर घर की तरफ बढ़ गई, लेकिन इसकी बातों ने मेरे ज़हन में एक नया तूफान उठा दिया। क्या जैन वाकई एमन से बेजार हो गया था? आइए, इसकी कोई नई चाल थी। अगले चंद दिनों में जैन ने मुझसे राब्ता बढ़ाने की कोशिश की। वो मुझे फ़ोन करता, मैसेजेस भेजता। सबा, हमें एक बार मिलकर बात करनी चाहिए। इसके मैसेजेस में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा और दर्द मुझे कमज़ोर कर रहा था। मैं इसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन कैसे? एक शाम जब मैं घर पर अकेली थी, जैन हमारे घर आया। अम्मी और अबू किसी रिश्तेदार के घर गए थे और रमशा अपनी दोस्त के साथ थी। जैन ने दरवाज़ा खटखटाया और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आया। सबा, बस 5 मिनट, मुझे बात करनी है। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर आ गया। सबा, मैं एमन के साथ खुश नहीं हूं। वो बदल गई है। वो बस अपनी दुनिया में रहती है। तुम ही वो हो जो मुझे समझती थी। इसकी बातों ने मेरे दिल के जख्मों को एक बार फिर खुरच दिया। जैन, तुमने मेरी मोहब्बत को खिलौना बनाया। अब तुम एमन से बेजार हो तो मेरे पास क्यों आ रहे हो? जैन ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी। सबा, मैं गलती कर बैठा, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूं। इसकी बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरा दिल चाहता था कि इसे थप्पड़ मारूं, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। जैन, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जैन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सबा, अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस लम्हे मेरे अंदर का गुस्सा और बदले की आग एक अजीब से मंसूबे में बदल गई। अगर जैन वाकई एमन से बेजार था, तो क्या मैं इसे सबक सिखा सकती थी? क्या मैं इसका साथ देकर इसे इसी धोखे की दलदल में फंसा सकती थी जिसमें इसने मुझे फंसाया था?
ठीक है जैन, मैंने कहा, मेरी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। हम मिल सकते हैं, लेकिन ये बात हमारे दरमियान रहेगी। जैन की आंखों में एक चमक आई। सबा, तुम नहीं जानती ये मेरे लिए क्या मानी रखता है। इस रात जब जैन चला गया, मैं अपने कमरे में बैठी सोचती रही, क्या मैं वाकई ये कर रही थी? क्या मैं अपनी बहन के शौहर के साथ छपकर मुलाकातें करूंगी? लेकिन ये मोहब्बत नहीं थी, ये बदला था। जैन ने मेरी मोहब्बत को ठुकराने की जो सजा दी थी, अब मैं इसे इसी की जुबान में जवाब देना चाहती थी। अगले चंद हफ्तों में जैन और मैं छपकर मिलने लगे। हम शहर के पुरसुकून कोनों में मिलते, कभी किसी काफी शॉप में, कभी लाहौर के पुराने किले के साये में। जैन हर बार मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता और मैं इसकी बातों का साथ देती। लेकिन मेरे दिल में बस एक ही बात थी, जैन को इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। एक दिन जब हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे थे, जैन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सबा, अगर हम दोबारा एक हो सकें तो क्या तुम मुझे मुआफ कर दोगी? मैंने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। जैन वक्त सब कुछ बता देगा, लेकिन इसी लम्हे मेरा फोन बजा। वही नामालूम नंबर था। मैंने मैसेज खोला और इसमें लिखा था, सबा, तुम जो खेल खेल रही हो वो खतरनाक है। राज कब तक छुपते हैं? मेरा दिल धक से रह गया। ये कौन था जो मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए था? क्या ये ऐमन थी? कोई और जो हमारे खानदान के राज जानता था? इस रात जब मैं घर पहुंची तो ऐमन हमारे घर पर थी। वो अम्मी से बात कर रही थी, लेकिन जब इसने मुझे देखा तो इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सबा, तुम कहाँ थी? इसने पूछा। इसकी आवाज में एक अजीब सा शक था। बस यूनिवर्सिटी से आ रही थी, मैंने झूठ बोला। ऐमन ने मुस्करा कर सर हिलाया, लेकिन इसकी नजरों ने मुझे बेचैन कर दिया। क्या इसे कुछ पता चल गया था? ये बस मेरा वाहिमा था। ऐमन की नजरों में वो चमक जो इस शाम मेरे दिल में खौफ भर गई थी, अब मेरे जहन से निकलती न थी। सबा, तुम कहाँ थी? इसका सवाल सादा था, लेकिन इसकी आवाज में छुपा शक मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था। क्या इसे वाकई कुछ पता चल गया था? ये बस मेरा वाहिमा था। मैं सबा, जो अब बदले की आग में जल रही थी, एक ऐसी राह पर चल पड़ी थी जहां हर कदम पर खतरा था। जैन के साथ मेरी छपकर मुलाकातें, वो नामालूम मैसेजेस जो मेरे फोन पर आते रहते थे, और अब ऐमन का शक, सब कुछ एक ऐसी गुत्थी बनता जा रहा था जिसे सुलझाना नामुमकिन लगता था। जैन के साथ मेरी मुलाकातें अब एक मामूल बन गई थीं। हम शहर के पुरसुकून कोनों में मिलते, जहां खानदान की नजरों से दूर हमारी बातें एक अजीब सी दुनिया बनाती थीं। जैन हर बार मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता, कहता कि ऐमन इसकी जिंदगी में एक गलती थी। सबा, तुम ही वो हो जो मेरी जिंदगी को मानी देती हो, वो कहता, और उसकी आंखों में एक ऐसी शिद्दत होती जो मुझे एक लम्हे के लिए हिला देती। लेकिन मेरा दिल अब इसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। ये मोहब्बत नहीं थी, ये बदला था। जैन ने मेरे दिल को तोड़ा था और अब मैं इसे इसी दर्द से गुजरना देखना चाहती थी। एक शाम हम लाहौर के एक छोटे से काफी शॉप में बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी और शीशे की दीवारों पर पानी की बूंदें एक अजीब सा मंजर बना रही थीं। जैन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सबा, मैं ऐमन से अलग होना चाहता हूं। हम दोबारा एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैंने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। जैन, ये इतना आसान नहीं। तुम शादीशुदा हो, खानदान, रिश्तेदार, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। जैन ने इसरार किया। सबा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। बस तुम मुझ पर यकीन करो। इसकी बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। क्या वो वाकई सच कह रहा था? ये बस इसकी फितरत थी जो हर बार एक नई मोहब्बत की तलाश में निकल पड़ती थी। मैंने इसका हाथ हल्का सा दबाया और कहा, जैन, हमें वक्त देना होगा। जल्दबाजी से सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन इसी लम्हे मेरा फोन बजा। वही नामालूम नंबर था। मैंने मैसेज खोला और इसमें लिखा था, सबा, तुम्हारी मुलाकातें कोई राज नहीं रही। ऐमन को सब पता है। मेरा दिल धक से रह गया। जैन ने मेरी परेशानी देखी और पूछा, क्या हुआ सबा? मैंने फोन बंद किया और कहा, कुछ नहीं, बस एक दोस्त का मैसेज था। लेकिन मेरी आवाज में वो झूठ साफ झलक रहा था। क्या ऐमन को वाकई हमारे बारे में पता चल गया था? और अगर हां तो वो क्या करेगी? इस रात जब मैं घर पहुंची तो ऐमन हमारे घर पर थी। वो अम्मी के साथ बावर्ची खाने में खड़ी कुछ बात कर रही थी। जब इसने मुझे देखा तो इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। सबा, तुम आ गई? इसकी आवाज में एक अजीब सी सर्दी थी।
हाँ, बस अभी यूनिवर्सिटी से आई हूँ, मैंने कहा, लेकिन मेरी नज़रें उसके चेहरे पर जिमी थीं। क्या वो वाकई कुछ जानती थी? अम्बी ने कहा, सबा, ऐमन कह रही थी कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ठीक है अम्बी, और मैंने ऐमन की तरफ देखा। चलो मेरे कमरे में बात करते हैं। हम दोनों कमरे में गए। ऐमन ने दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ देखा। सबा, तुम जैन से मिल रही हो ना? इसका सवाल एक तेज धार की तरह मेरे दिल में उतरा। मैंने खुद को संभाला। ऐमन, ये तुम क्या कह रही हो? जैन तुम्हारा शौहर है। ऐमन ने एक ठंडी हंसी हंसी। सबा, मुझे सब पता है। तुम दोनों की मुलाकातें, तुम्हारी बातें। क्या तुम समझती हो कि मैं इतनी नासमझ हूं? मेरी सांस रुकने लगी। ऐमन, तुम गलत समझ रही हो। हम बस करो सबा। ऐमन की आवाज़ बुलंद हो गई। तुम मेरी बहन हो, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। जैन ने मुझे बताया कि तुम इसे दोबारा अपनी तरफ खींच रही हो। जैन ने ऐमन को बताया। ये क्या था? क्या जैन ने मुझे धोखा दिया? ये ऐमन की कोई चाल थी? ऐमन, तुम जैन की बातों पर यकीन कर रही हो? वो वही है जिसने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था। ऐमन की आंखों में आंसू आ गए। सबा, तुम जानती हो कि जैन कभी मेरा नहीं था। वो तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने इसे अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन अब तुम इसे दोबारा छीन रही हो। इसकी बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया। क्या ये सच था? क्या जैन वाकई मुझसे मोहब्बत करता था? ये सब एक खेल था जिसमें हम तीनों फंस गए थे। ऐमन, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया तो तुम गलत हो। जैन वो है जो हर बार धोखा देता है। मेरी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन अंदर से मैं टूट रही थी। ऐमन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इसी लम्हे रमशा कमरे में आई। क्या हो रहा है? इसकी आवाज़ में परेशानी थी। मैंने रमशा को देखा और कहा, कुछ नहीं रमशा, तुम जाओ। और लेकिन ऐमन ने रमशा को रोक। रमशा, तुम जानती हो कि सबा जैन के साथ किया कर रही है। रमशा ने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये क्या कह रही है? मैं खामोश रही। क्या मैं अपनी छोटी बहन को अपने बदले के मंसूबे के बारे में बताऊं? ऐसे इस दलदल से दूर रखूं? इस रात जब ऐमन चली गई, मैं अपने कमरे में बैठी सोचती रही। अगर ऐमन को सब पता था तो क्या वो खानदान के सामने ये बात उठाएगी? और जैन, क्या वो वाकई ऐमन को सब कुछ बता रहा था? ये इसकी कोई नई चाल थी। अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, जैन ने मुझे रोक। सबा, हमें बात करनी है। मैंने इसकी तरफ देखा। जैन, तुमने ऐमन को सब कुछ बताया? जैन ने हैरत से मेरी तरफ देखा। क्या? सबा, मैंने ऐमन को कुछ नहीं बताया। वो तुमसे क्या कह रही थी? इसकी बातों ने मुझे और उलझन में डाल दिया। अगर जैन ने ऐमन को नहीं बताया तो ऐमन को कैसे पता चला? और वो नामालूम मैसेजेस कौन भेज रहा था? इसी शाम जब मैं घर वापस आई तो अम्बी ने मुझे बुलाया। सबा, चाचा और चची आ रहे हैं। वो जैन और ऐमन के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ऐमन ने खानदान के सामने सब कुछ बता दिया था? ये कोई नया तूफान आने वाला था। जब चाचा और चची आए तो उनकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। सबा, हम सोच रहे हैं कि जैन और ऐमन को कुछ वक्त के लिए अलग कर दिया जाए। उनके दरमियान कुछ ठीक नहीं है। चाचा की आवाज़ में तशवीश थी। मैं खामोश रही, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से सोच रहा था। क्या ये मेरा मौका था? ये एक और जाल था जिसमें मैं फंस जाऊंगी। इसी रात मेरा फ़ोन एक बार फिर बजा। वही नामालूम नंबर था। मैसेज खोला तो लिखा था, सबा, राज अब छप नहीं सकते। खानदान के सामने सब कुछ खिलने वाला है। ये कौन था? और क्या वाकई मेरा बदला मुझे खुद तबाही की तरफ ले जा रहा था? खामोशी से भरी इस रात में जब चाचा की बातों ने घर के माहौल को गरमा दिया था, मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठा। जैन और ऐमन को कुछ वक्त के लिए अलग कर देना चाहिए। उनके दरमियान कुछ ठीक नहीं। चाचा के ये अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान कुन वो नामालूम मैसेज था जो मेरे फ़ोन पर आया था। सबा, राज अब छप नहीं सकते। खानदान के सामने सब कुछ खिलने वाला है। क्या ये सब मेरी वजह से था? क्या मेरा बदला जो मैंने जैन को सबक सिखाने के लिए शुरू किया था अब मुझे ही ले डूबेगा? मैं अपने कमरे में बैठी थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रमशा अंदर आई। इसकी आंखें परेशानी से भरी थीं। क्या हो रहा है?
अम्मी अबू चाचा से इतनी संजीदा बातें क्यों कर रहे थे? इसकी आवाज़ में एक बचपना था, लेकिन इसके सवाल ने मेरे दिल को छू लिया। रमशा, कुछ नहीं, बस खानदानी बातें हैं। मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरी आवाज़ में वो यकीन न था जो रमशा को मुतमईन कर सकता। वो खामोशी से मेरे पास बैठ गई और मेरा हाथ थाम लिया। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, मैं आपकी बहन हूं। इसकी बातों ने मेरे आंसुओं को छुपाना मुश्किल कर दिया। क्या मैं इसे बता दूं कि मैं ज़ैन के साथ छप कर मिल रही थी, कि मैंने बदले की आग में अपनी बहन ऐमन के शौहर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरा फ़ोन एक बार फिर बजा। वही नामालूम नंबर था। मैसेज खोला तो लिखा था, सबा, कल रात तक तुम्हारा राज सबके सामने होगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन था? क्या ये ऐमन थी जो मेरे और ज़ैन की मुलाकातों से आगाह हो चुकी थी? कोई और जो हमारे खानदान की कमजोरियों को हथियार बना रहा था? अगले दिन घर में एक अजीब सी हलचल थी। अम्मी और अबू सुबह से ही सरगोशियों में मसरूफ थे। ऐमन हमारे घर आई, लेकिन इसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। वो मुझसे बचती हुई अम्मी से बात करने लगी। मैंने रमशा को देखा, जो बावर्ची खाने में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। ऐमन बहन कुछ बता रही हैं, रमशा ने आहिस्ता से कहा। मैंने बावर्ची खाने की तरफ बढ़कर ऐमन की बात सुनी। अम्मी, ज़ैन बदल गया है। वो रातों को घर देर से आता है। मुझे लगता है कि वो किसी और से मिल रहा है। ऐमन की आवाज़ में दर्द था, लेकिन इसकी नज़रें मुझ पर जिमी थीं। अम्मी ने इसे तसल्ली दी। बेटा, ये शादी के इब्तिदाई दिन हैं। ये सब तुम्हारा वाहिमा है। ज़ैन अच्छा आदमी है, लेकिन ऐमन ने बात काट दी। अम्मी, ये वाहिमा नहीं। मुझे पता है कि वो सबा से मिल रहा है। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। ऐमन की बातों ने घर के सुकूत को तोड़ दिया। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में हैरत थी। सबा, ये क्या कह रही हो जैमन? मैं खामोश रही, लेकिन मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। क्या ऐमन वाकई सब कुछ जानती थी? ये बस इसका शक था। अबू, जो अब तक खामोश थे, बोल पड़े। ऐमन, तुम्हारी और सबा की आपस में लड़ाई हुई थी। क्या ये इसी का नतीजा है? ऐमन ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। अबू, ये कोई लड़ाई नहीं। सबा और ज़ैन छप कर मिल रहे हैं। मैंने उन्हें देखा, घर में सन्नाटा छा गया। रमशा ने मेरी तरफ देखा, इसकी आंखें हैरत से भरी थीं। मैंने खुद को संभाला और कहा, ऐमन, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन ऐमन ने बात काट दी। सबा, मैंने तुम दोनों को फूड स्ट्रीट पर देखा। तुम ज़ैन के साथ थीं और वो तुम्हारा हाथ पकड़े हुए था। अम्मी ने सख्त लहजे में कहा, बस करो ऐमन, ये खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम अपनी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन ऐमन नहीं रुकी। अम्मी, अगर इज्जत का सवाल है तो सबा को पूछें कि वो ज़ैन के साथ किया कर रही थी। इस लम्हे चाचा और चची भी घर आ गए। चाचा ने ऐमन की बात सुनी और कहा, ये क्या बकवास है? ज़ैन हमारा बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ऐमन ने एक कागज़ निकालकर सबके सामने रख दिया। ये एक तस्वीर थी, मेरे और ज़ैन की फूड स्ट्रीट पर, जहां वो मेरा हाथ पकड़े हुए था। मेरा दिल बैठ गया। ये तस्वीर किसने खींची थी? क्या वही नामालूम शख्स था जो मुझे मैसेजेस भेज रहा था? अबू ने तस्वीर देखी और गुस्से से मेरी तरफ देखा। सबा, ये सच है। मैंने सर झुकाया। अबू, ये वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। लेकिन ऐमन ने सर्द लहजे में कहा, सबा, तुमने मेरा घर तबाह कर दिया। इस लम्हे ज़ैन घर में दाखिल हुआ। इसने तस्वीर देखी और पीला पड़ गया। ऐमन, ये गलत फहमी है। मैं और सबा बस करो ज़ैन, ऐमन चीखी। तुमने मुझे धोखा दिया। और सबा, तुमने अपनी बहन को धोखा दिया। घर में एक तूफान बर्पा हो गया। चाचा ने ज़ैन को थप्पड़ मारा। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मलाई। अम्मी रो रही थीं और अबू खामोशी से सर झुकाए बैठे थे। रमशा ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन इसकी आंखों में भी आंसू थे। मैंने आखिरकार बोला, ऐमन, अगर तुम सच जाना चाहती हो तो सुनो। ज़ैन ने तुमसे पहले मुझे धोखा दिया। इसने मेरी मोहब्बत को छीना। मैंने बस इसे सबक सिखाना चाहा। ऐमन ने हैरत से मेरी तरफ देखा। सबक सिखाना? सबा, तुमने मेरा घर तोड़ दिया। ज़ैन ने कहा। ऐमन, सबा सच कह रही है। ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम दोनों को धोखा दिया। इस लम्हे मेरा फ़ोन बजा। वही नामालूम नंबर था।
मैसेज खोला तो लिखा था, सबा अब सब कुछ खिल गया। लेकिन ये बस शुरुआत है। मेरा जिस्म कांप उठा। ये कौन था? क्या इसने ये तस्वीर खींची थी? क्या वो अब भी हमारे खानदान को तबाह करने की कोशिश कर रहा था? अम्बी ने मुझसे कहा, सबा तुमने ये क्या किया? मैं खामोश रही। मेरा बदला जो ज़ैन को सबक सिखाने के लिए था अब पूरे खानदान को रुस्वा कर चुका था। लेकिन इस नामालूम मैसेज ने मुझे बता दिया था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रुसवाई के इस तूफान ने हमारे खानदान को झंझोड़ कर रख दिया था। एमन की चीखों, ज़ैन के झूठ और चाचा की गुस्से भरी आवाज़ ने घर के हर कोने को लर्जा दिया था। वो तस्वीर फूड स्ट्रीट पर, मेरा हाथ ज़ैन के हाथ में, हर एक की आंखों में एक चुभता सवाल बन गई थी। अम्मी की रोती हुई नज़रें, अबू की खामोशी और रमशा का हैरतज़दा चेहरा मेरे दिल पर बोझ बनकर बैठ गया था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कुन वो नामालूम मैसेज था जो रात के सन्नाटे में आया, सबा अब सब कुछ खिल गया। लेकिन ये बस शुरुआत है। ये अल्फाज मेरे ज़हन में एक कांटे की तरह चुभ रहे थे। कौन था ये शख्स? क्या उसके पास हमारे खानदान के और राज थे? ये कोई नया जाल था जो मुझे और गहरी दलदल में धकेलने वाला था। इस रात के बाद घर का माहौल बदल गया। एमन चाचा के घर वापस चली गई, लेकिन इसकी आंखों में गुस्सा और दर्द अब भी वाज़े था। ज़ैन ने कई बार मुझसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसके फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मेरा बदला जो ज़ैन को सबक सिखाने के लिए शुरू हुआ था अब मुझे ही ले डूबा था। खानदान के रिश्तेदारों में सरगोशियां शुरू हो गई थीं। सबा ने अपनी बहन के शौहर से, ज़ैन ने दोनों बहनों को धोखा दिया, ये बातें हर महफिल में गूंज रही थीं। अम्मी और अबू ने मुझसे बात करना कम कर दिया था, लेकिन रमशा अब भी मेरा सहारा थी। अब क्यों खुद को इतना सजा दे रही हैं? रमशा ने एक दिन पूछा जब हम दोनों मेरे कमरे में बैठी थीं। इसकी आवाज़ में एक मासूमियत थी जो मेरे जख्मी दिल को छू गई। और रमशा, मैंने सोचा था कि मैं ज़ैन को सबक सिखाऊंगी, लेकिन अब मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी आवाज़ भर आई। रमशा ने मेरा हाथ पकड़ा। आपने गलती की, लेकिन आप अकेली नहीं हैं। ज़ैन और एमन भी इसमें बराबर के शरीक हैं। इसकी बातों ने मुझे एक अजीब सा सुकून दिया। शायद वो सच कह रही थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी जिंदगी को दोबारा सुनवारूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई नया कदम उठाती, एक नया सदमा मेरा इंतजार कर रहा था। एक सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी, मेरे फ़ोन पर एक नया मैसेज आया। वही नामालूम नंबर था। मैसेज खोला तो एक तस्वीर थी, एमन और ज़ैन की, लेकिन ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं थी। ये चंद दिन पहले की थी, जब ज़ैन और एमन एक पार्क में बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। एमन की आंखों में आंसू थे और ज़ैन इसका हाथ पकड़े हुए था। मैसेज के साथ लिखा था, सबा ये राज अभी खत्म नहीं हुआ। मेरा दिमाग घूम गया। क्या ज़ैन अब भी एमन के साथ था? क्या वो हम दोनों के साथ खेल रहा था? ये कोई और साजिश थी? मैंने रमशा को तस्वीर दिखाई। इसने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये क्या है? एमन बहन और ज़ैन भाई अब भी? रमशा मैं नहीं जानती, लेकिन इस नामालूम शख्स को पता है। मैंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि इस राज की तह तक जाया जाए। मैंने इस नामालूम नंबर पर कॉल की, लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर मैंने एक मैसेज भेजा, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? कुछ देर बाद जवाब आया, सबा मैं वो हूं जो तुम्हारे खानदान के राज जानता है। अगर तुम सच जाना चाहती हो तो कल रात शालीमार बाग में आओ। अकेली। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये एक जाल था? लेकिन अगर ये सच जाने का वाहिद रास्ता था तो मैं पीछे नहीं हट सकती थी। अगले दिन मैंने रमशा को कुछ नहीं बताया। वो पहले ही बहुत परेशान थी और मैं इसे इस खतरे में नहीं डालना चाहती थी। रात के 9 बजे जब घर में सब सो रहे थे, मैं चुपके से शालीमार बाग के लिए निकल गई। बाग की खुनकी और खामोशी ने मेरे खौफ को और बढ़ा दिया। मैं इस जगह पहुंची जो मैसेज में बताई गई थी, एक पुराना फवारा जिसके गिर्द रोशनी मध्यम थी। वहां कोई नहीं था। मैंने उधर उधर देखा, लेकिन सिर्फ हवा की सरसराहट थी। फिर अचानक एक साए ने मुझे चौंका दिया। एक लंबी सी शक्ल जो साए में छपी थी आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। सबा, एक गहरी आवाज आई। मैंने खौफ से पीछे हटते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो शख्स रोशनी में आया। ये एक अजनबी था, तकरीबन 30 साल की उम्र का, जिसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी। मैं वो हूं जो तुम्हारे खानदान के राज जानता है।
तुम क्या चाहते हो? मेरी आवाज़ कांप रही थी। इसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, सबा, तुम्हारा खानदान एक बड़े राज को छुपा रहा है। ज़ैन और एमन की शादी कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये सब एक मंसूबा था। मंसूबा? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, इसने कहा। तुम्हारे अबू और चाचा ने ज़ैन की शादी एमन से इसलिए करवाई क्योंकि वो एक पुराने खानदानी तनाज़ों को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन ज़ैन कभी एमन का नहीं था। वो तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन इसे मजबूर किया गया। वो मेरा दिमाग घूम गया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं चीखी। झूठ? इसने एक कागज़ निकालकर मेरे हाथ में दिया। ये पढ़ो। ये तुम्हारे अबू और चाचा के दरमियान एक पुराना मुआहदा है। मैंने कागज़ खोला। इसमें हमारे खानदान की जायदाद के बारे में एक मुआहदा था, जिसमें लिखा था कि ज़ैन की शादी एमन से करके दोनों खानदानों के दरमियान तनाज़ो ख़त्म किया जाएगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या ये सच था? क्या मेरी मोहब्बत को खानदानी जायदाद के लिए कुर्बान किया गया था? तुम कौन हो? और तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया। मैं तुम्हारे चाचा का पुराना दोस्त हूँ। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये राज सबके सामने आए। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, वो साए में गायब हो गया। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने कागज़ को मजबूती से पकड़ा और घर की तरफ भागी। जब मैं घर पहुंची तो अम्मी जाग रही थी। सबा, तुम इस वक्त कहाँ थी? उन्होंने परेशान होकर पूछा। मैंने कागज़ उनके सामने रख दिया। अम्मी, ये क्या है? क्या आप और अबू ने मेरी मोहब्बत को जायदाद के लिए कुर्बान किया? अम्मी ने कागज़ देखा और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सबा, ये कहाँ से मिला? बस बताएं अम्मी, मैं चीखी। क्या ये सच है? अम्मी ने सर झुकाया। सबा, हमने खानदान की इज्जत के लिए ये फैसला किया। इस लम्हे मेरा दिल टूट गया। लेकिन इसी वक्त मैंने फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैंने अपना बैग उठाया और कहा, अम्मी, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। और रमशा ने दरवाजे पर खड़े होकर मुझे रोक। अब कहाँ जा रही हैं? रमशा, में एक नई शुरुआत करूंगी, जहां मेरी इज्जत नफस महफूज हो। मैंने इसे गिले लगाया और घर से निकल गई। बाहर रात की खामोशी ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन मेरा फ़ोन एक बार फिर बजा। वही नामालूम नंबर था। मैसेज खोला तो लिखा था, सबा, तुमने सही फैसला किया। लेकिन ये राज अभी ख़त्म नहीं हुआ। रात की तारीकी में लाहौर की सड़कें एक अजीब सी खामोशी में डूबी थीं। जब मैंने घर से निकलने का फैसला किया, मेरा दिल एक अजीब सी आज़ादी और खौफ के मिले जले जज्बात से भरा था। वो कागज़ जिसमें हमारे खानदान की जायदाद के मुआहदे का जिक्र था, मेरे बैग में अब भी मौजूद था, जैसे कोई भारी पत्थर जो मेरे दिल पर रखा हो। अम्मी की वो लरसती आवाज़, सबा, हमने खानदान की इज्जत के लिए ये फैसला किया, मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान कुन वो आखिरी मैसेज था जो मेरे फ़ोन पर आया था, सबा, तुमने सही फैसला किया। लेकिन ये राज अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुकी जो लाहौर के मुज़ाफ़ात में था। ये जगह पुरसुकून थी, लेकिन मेरा ज़हन पुरसुकून न था। वो अजनबी जो शालीमार बाग में मुझसे मिला था, इसकी गहरी आवाज़ और पुरअसरार मुस्कुराहट मेरे ख़यालों से नहीं निकल रही थी। वो कौन था? और वो क्यों हमारे ख़ानदान के राज़ों को बेनकाब कर रहा था? क्या इसका मकसद सिर्फ मुझे सच बताना था, या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? अगले दिन सुबह मैंने फैसला किया कि मैं इस राज की तह तक जाऊंगी। मैंने रमशा को फ़ोन किया। रमशा, तुम ठीक हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ में परेशानी साफ झलक रही थी। आप कहाँ हैं? अम्मी अबू बहुत परेशान हैं। आप रात को क्यों चली गईं? रमशा की आवाज़ में घबराहट थी। रमशा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। तुम अम्मी से कहना कि मैं जल्द वापस आऊंगी। मैंने फ़ोन बंद किया, लेकिन मेरा दिल भारी था। रमशा मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन मैं इसे इस खतरे में नहीं डालना चाहती थी। मैंने इस नामालूम नंबर पर दोबारा मैसेज भेजा, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ देर बाद जवाब आया, सबा, अगर तुम सच जाना चाहती हो तो आज रात 10 बजे अनारकली बाजार के पुराने कुतुब खाने के पीछे आओ। अकेली? ओ, मेरा जिस्म कांप उठा। क्या ये वही अजनबी था? कोई और? लेकिन अगर ये मेरा मौका था कि मैं अपने खानदान के राजों को समझ सकूं, तो मैं पीछे नहीं हट सकती थी। रात को जब अनारकली बाजार की रौनकें मांद पड़ गई थीं, मैं इस पुराने कुतुब खाने के पीछे पहुंची।
वो जगह तारीक और सुनसान थी जहां सिर्फ पुराने दुकानदारों की आवाजें दूर से आ रही थीं। मैंने अपने आप को संभाला और इंतजार करने लगी। चंद मिनट बाद एक साय ने मुझे चौंका दिया। ये वही अजनबी था, लेकिन इस बार इसने एक सिया कोट पहना हुआ था जो इसे और पुरअसरार बना रहा था। सबा, तुम आ गईं। इसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। तुम कौन हो और ये राज क्या है? मैंने गुस्से से पूछा। वो हल्का सा हंसा। मैं तुम्हारे चाचा का पुराना कारोबारी पार्टनर हूं। मेरा नाम आदिल है। तुम्हारे खानदान ने मुझे धोखा दिया और अब वक्त आ गया है कि वो अपनी गलतियों की कीमत अदा करे। धोखा? मैंने हैरत से पूछा। ये क्या बात कर रहे हो? आदिल ने एक पुरानी डायरी निकाली और मेरे हाथ में दी। ये पढ़ो। इसमें तुम्हारे अबू और चाचा के दरमियान एक पुराना मुआहदा है जो जायदाद से ज्यादा बड़ा है। ये एक धोखे की कहानी है जिसने न सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हारी जिंदगी को भी तबाह किया। मैंने डायरी खोली। इसमें लिखा था कि कई साल पहले मेरे अबू और चाचा ने आदिल के साथ एक कारोबारी शिराकत की थी, लेकिन जब कारोबार बढ़ा तो उन्होंने आदिल को धोखा देकर उसका हिस्सा हड़प कर लिया। इसके बदले में आदिल ने खानदान के राजों को बेनकाब करने की धमकी दी थी। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि ज़ैन की शादी ऐमन से इसलिए करवाई गई थी कि आदिल के खानदान से एक पुराना तनाज़ो ख़त्म किया जा सके। ये सब सच है। मेरी आवाज़ कांप रही थी। हर लफ्ज़ सच है, आदिल ने कहा, लेकिन ये बस शुरुआत है। तुम्हारे खानदान ने न सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हारी माँ को भी धोखा दिया। अम्मी को? मैंने चीख कर पूछा। आदिल ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी अम्मी को ये सब कभी नहीं बताया गया, लेकिन जब तुम्हारी मंगी ज़ैन से हुई तो इसे ये मुआहदा छुपाने के लिए मजबूर किया गया। मेरा सर घूम रहा था। क्या मेरी अम्मी भी इस धोखे का हिस्सा थी? वो खुद एक शिकार थी। मैंने आदिल से कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा खानदान अपनी गलतियों की सजा भुगते। लेकिन सबा, तुम उसका शिकार नहीं हो। तुम अब भी अपनी जिंदगी बदल सकती हो। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, आदिल साए में गायब हो गया। मैं डायरी को मजबूती से पकड़े खड़ी रही। मेरे दिल में गुस्सा, दर्द और एक अजीब सी ताकत जाग रही थी। अगले दिन मैं घर वापस लौटी। अम्मी और अबू मुझे देखकर हैरान हो गए। सबा, तुम कहाँ थीं? अम्मी ने परेशान होकर पूछा। मैंने डायरी उनके सामने रख दी। अबू, ये क्या है? अपने आदिल को धोखा क्यों दिया और मेरी मोहब्बत को क्यों कुर्बान किया? अबू ने डायरी देखी और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सबा, ये पुराना मामला है। पुराना मामला? मैंने चीख कर कहा। आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ज़ैन और ऐमन की शादी एक मुआहदे के लिए थी। अम्मी ने रोते हुए कहा। सबा, हमें मुआफ़ कर दो। हमने ये सब खानदान के लिए किया, लेकिन मेरा दिल अब मुआफ़ी मांगने को तैयार ना था। अम्मी, अबू, मैं अब इस घर का हिस्सा नहीं रह सकती। और रमशा ने मेरा हाथ पकड़ा। अब हमें छोड़कर नहीं जा सकती। और मैंने रमशा को गिले लगाया। रमशा, मैं तुमसे हमेशा राब्ते में रहूंगी, लेकिन मुझे अपनी इज्जत नफस वापस लेनी है। मैंने अपना बैग उठाया और लाहौर से बाहर जाने का फैसला किया। मैंने एक छोटे से शहर में एक नई नौकरी ढूंढ ली, एक स्कूल में बतौर उस्ताद। वहां मैंने एक नई जिंदगी शुरू की जहां कोई मेरा माजी नहीं जानता था। लेकिन हर रात जब मैं तन्हाई में बैठती, वो नामालूम मैसेजेस मेरे जहन में गूंजते। एक रात जब मैं अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, मेरा फोन बजा। वही नामालूम नंबर था। मैसेज खोला तो लिखा था, सबा, तुमने अपनी जिंदगी बदल ली, लेकिन खानदान के राज अब भी तुम्हारा पीछा करेंगे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या आदिल अब भी मेरा पीछा कर रहा था? ये कोई नया सिलसिला था जो मेरी नई जिंदगी को दोबारा तबाह कर देगा?